गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इमरजेंसी ड्रग्स पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे स्टीरॉइड्स इन आईसीयू। जो स्टीरॉइड्स हम आईसीयू में यूज़ करते हैं इमरजेंसी में, उनके बारे में बात करेंगे। अब स्टीरॉइड को हम कॉर्टिकोस्टीरॉइड या कॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। अब इसको कॉर्टिकोस्टीरॉइड या कॉर्टिकॉइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड के। जो नेचुरल कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स है, जो बॉडी में सिंथेसिस होता है, वो हाइड्रोकॉर्टिसोन है। और जो बाकी के फॉर्म्स है उसके बीटामेथाजोन, डेक्सामेथाजोन, बाकी जो ट्राइएमसिनोलोन, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया है। और ये जो हार्मोन बॉडी में सिक्रेट होता है, बेसिकली ये बॉडी को स्ट्रेस से डील करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, जब एंशिएंट टाइम में वॉर रहता था या फिर कोई बॉडी को स्ट्रेस होता है, जैसे कि पेशेंट शॉक में है या फिर हंगर है, बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है, तो ऐसे कंडीशन में बॉडी ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स सिक्रीट करती है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जैसा हमने समझा कि ये जोना फैसिकुलेटा ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ सुप्रारेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, मेडुला से एड्रेनालिन सिक्रीट होता है, तो ये हमारा कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। इसके एक्शन को दो इसमें डिवाइड किया गया है। इसके जो बहुत सारे एक्शंस है उसमें से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन और एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे नाम बताया है, इसका काम ही है मिनरल्स के साथ डील करना। ये मिनरल को रेगुलेट करता है, मिनरल के साथ साथ वाटर को रेगुलेट करता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये बाकी एक्शंस के लिए काम आता है। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में क्या करता है? इसका काम होता है कि शरीर को स्ट्रेस के लिए तैयार करना या किसी इमरजेंसी के लिए तैयार करना। इसलिए ये बॉडी में सोडियम रिटेन करता है, और सोडियम रिटेन करने के कारण साथ में वाटर रिटेन करता है। वाटर रिटेन करने के कारण इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम मिलता है और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाता है। तो इमरजेंसी के लिए बॉडी को तैयार करता है। अगर सोडियम रिटेन कर रहा है तो उसके एवज में कुछ ना कुछ तो सिक्रेट होगा। तो पोटेशियम सिक्रेट होता है, हाइड्रोजन H+ आयन सिक्रेट होता है, जिसके कारण से पोटेशियम थोड़ा सा लॉस होता है और अल्कलोसिस हल्का सा होता है। लेकिन अगर इसका डेफिशिएंसी, अगर समझो बॉडी में स्टीरॉइड का लेवल कम हो गया, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया या किसी और कारण से, तो क्या होगा? बॉडी सोडियम को रिटेन नहीं कर पाएगी और सोडियम लॉस होगा। सोडियम लॉस होने के कारण वाटर लॉस होगा, पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, H+ आयन का लेवल बढ़ जाने के कारण एसिडोसिस होगा। वही उल्टा अगर बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड सिक्रेट हो गया तो क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा सोडियम रिटेन होगा। बहुत ज़्यादा सोडियम रिटेन होने के कारण वाटर रिटेन होगा, जिसके कारण से हाइपरटेंशन होगा, और पोटेशियम लॉस होने के कारण हाइपोकैलेमिया होगा। तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन स्टीरॉइड का इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी हम स्टीरॉइड का, अगर समझो कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड पे है, तो उसमें हमने देखा कि हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते। क्यों? क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन के कारण वो बहुत ज़्यादा सोडियम रिटेन करता है। अब यहाँ पे ये चीज़ हमको समझना है कि बहुत सारे जो ड्रग्स है, उसके जो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स है, उसके मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन का परसेंटेज अलग अलग होता है। तो जब हम चाहते हैं कि पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड रिटेन ना हो, अब फ्लूइड रिटेन ना हो, इसके लिए हमको ऐसा ड्रग चुनना पड़ेगा जिसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक्शन कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी फ्लूइड ओवरलोड में है, आप उसको एक्सटुबेट करना चाहते हैं, तो बेटर है कि आप ऐसा ड्रग चूज करो जिसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन कम है, ताकि वो फ्लूइड रिटेन ना करे। कौन सा ड्रग चूज करना है वो हम सब्सिक्वेंटली समझेंगे। दूसरा, कोई ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है और सेरिब्रल एडिमा है, उसमें आप स्टीरॉइड देना चाहते हो, तो हम ऐसा ड्रग प्रीफर करेंगे जिसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन नहीं है, ताकि वो फ्लूइड रिटेन ना करे। तो अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझ जाते हैं तो उस हिसाब से हम बराबर ड्रग चूज कर सकते हैं। अब हम इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन समझेंगे। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शंस के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, तो उसको हम एक करके समझेंगे। लेकिन जैसा हमने समझा था कि बैक ऑफ द माइंड हमको क्या याद रखना है कि ये हार्मोन सीक्रेट होता है जब इमरजेंसी रहती है। तो इमरजेंसी से लड़ने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो शरीर में होगी जब ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड सीक्रेट होगा, या फिर आप एक्सटर्नली उसे देंगे। अब ये इसलिए भी समझना ज़रूरी है कि एक बार हमको ये चीज़ें समझ गई तो हम उसके साइड इफेक्ट को याद रख सकते हैं, हम उसको किस चीज़ में अवॉइड करना है वो याद रख सकते हैं। और जैसा हमने समझा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन देख के हम डिसीज स्पेसिफिक कोई मेडिसिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में अगर हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो जैसा हमने समझा था कि ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए और इमरजेंसी सिचुएशन और स्टारवेशन के लिए, शरीर को स्टारवेशन को विथस्टैंड करने के लिए बॉडी क्या करेगी कि बॉडी ग्लूकोज तैयार करेगी। ग्लूकोज कहाँ से तैयार करेगी? जो भी ग्लाइकोजन है, लीवर में स्टोर है, सब तरफ से ग्लूकोज को निकालेगी। प्रोटीन का यूटिलाइजेशन करके भी ग्लूकोज करेगी। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसके कारण से ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हमने देखा कि जब भी हम स्टीरॉयड देते हैं तो पेशेंट का शुगर बढ़ जाता है। इसलिए जब न्यूबॉर्न में हाइपोग्लाइसीमिया होता है तब भी ये ग्लूकोज बढ़ने के लिए हम हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं। दूसरा फैट मेटाबॉलिज्म, फैट में भी ये फैट का पेरिफेरी के जो फैट्स है उसको यूटिलाइज करता है, मतलब उसके एक्सट्रीमिटीज के फैट्स को निकाल के उसको डिपॉजिट करता है ट्रंक पे, मतलब नेक पे आएगा, गाल पे आएगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो भी लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स पे बच्चे रहते हैं उसमें हमने देखा है कि उनके हाथ पैर बहुत ही पतले रहते हैं, लेकिन पीठ के ऊपर या फिर नेक के ऊपर, गाल के ऊपर हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा फैट डिपॉजिट दिखता है, जिसको हम कुशिनॉइड फेसिस बोलते हैं। दूर से देख के भी पता चल जाता है कि बच्चा बहुत दिनों से स्टीरॉयड ले रहा है करके, तो ये भी हमको समझना है। तीसरा कैल्शियम, कैल्शियम ये जो है बॉडी से कैल्शियम को रिमूव करता है, जो बोन्स है उसमें को ऑस्टेरॉइड और ये कैल्शियम को रिमूव करने के कारण जो टोटल कैल्शियम का बैलेंस है बॉडी में वो निगेटिव हो जाता है, जिसके कारण से कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए हमने देखा होगा कि जो भी बच्चा लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड पर रहता है उसको कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जाते हैं और उसका बार बार कैल्शियम देखा जाता है। अगर इनको कैल्शियम ना मिले या फिर बोन बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाए तो ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स में भी होते हैं। सिंपल ट्राइवल ट्रॉमा से भी उनको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। और ये अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट बोलते हैं हम, उसको भी होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई भी उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ऑलरेडी कैल्शियम है, ये है डिप्लीट रहता है, तो ऐसे इसमें बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगेन हमने समझा था कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन में वाटर रिटेंशन करता है बॉडी, क्योंकि बॉडी सोडियम को कंजर्व करती है। वैसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्शन से भी वाटर रिटेन होता है, खास करके जो वाटर का एक्सक्रीशन है उसको वो अफेक्ट करता है। और अगर समझो कोई पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे है और आपने उसको आईवी फ्लूइड लगा के रखा है तो शायद वो फ्लूइड को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा और वाटर रिटेंशन में या फ्लूइड ओवरलोड में चला जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्पेसिफिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन वाला स्टेरॉइड दिया तो उसमें वाटर रिटेंशन नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है, और खास करके जब पेशेंट आईवी फ्लूइड्स पे है तब उसके फ्लूइड ओवरलोड में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अब यहाँ पे हमको समझना जरूरी है कि जो इमरजेंसी को विथस्टैंड कर रहा है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन के थ्रू इसने वाटर तो रिटेन किया, लेकिन साथ ही साथ ये आर्टेरियल टोन को भी बढ़ाता है, और आर्टेरियल टोन को बढ़ाने के कारण ब्लड प्रेशर थोड़ा सा मेंटेन रहता है। अगर समझो किसी कारण से स्टीरॉयड कम हो गया बॉडी में तो आर्टेरियल टोन चला जाएगा और पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा। साथ ही साथ ये जो कैपिलरी लीक है, कैपिलरी के थ्रू जो ब्लड में का प्लाज्मा या फिर जो फ्लूइड्स है वो कैपिलरीज में से बाहर जा रहा है, कैपिलरी लीक जिसको हम बोलेंगे, उसको भी कम करता है। तो अगर स्टीरॉयड कम हो गया तो फ्लूइड लीक हो जाएगा, आर्टेरियल टोन चला जाएगा, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन में हमने देखा कि वो वाटर को रिटेन नहीं कर पाएगा, सोडियम लॉस हो जाएगा, इंटरवास्कुलर वॉल्यूम कम हो जाएगा और पेशेंट शॉक में चला जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। और जो एड्रेनालिन का एक्शन है उसको भी इफेक्ट आने के लिए बॉडी में का स्टीरॉयड होना, नॉर्मल होना जरूरी है। इसलिए हमने देखा था कि जो भी सेप्टिक शॉक है या फिर रिफ्रैक्टरी, जो कैटेकोलामाइन रिफ्रैक्टरी शॉक जो हम बोलते हैं कि एड्रेनालिन भी दे दिया, नॉन एड्रेनालिन भी दे रही, लेकिन बीपी ऊपर नहीं आ रहा, उसमें हम स्टीरॉयड देते हैं। तो ये प्रिंसिपल उसके पीछे काम करता है। इसलिए जब लो ब्लड प्रेशर रहता है तो हमने स्टीरॉयड के बारे में सोचना चाहिए अगर वो कैटेकोलामाइन को भी रिफ्रैक्टरी है। देन स्केलेटल मसल में हमने समझा था कि स्केलेटन मसल के ऊपर स्टीरॉयड का एक्शन रहता है। तो जब बहुत ज़्यादा बॉडी में स्टीरॉयड्स जनरेट होता है या फिर एक्सटर्नली स्टीरॉयड दिया जाता है तो मसल्स की एट्रोफी हो जाती है, क्योंकि शरीर में का जो पोटेशियम है वो लॉस हो जाता है, तो मस्कुलर वीकनेस रहता है। ये स्टीरॉयड यूज मायोपैथी में भी जाते हैं बच्चे, जिसके कारण से उनके जो स्केलेटल मसल्स है वो एट्रोपिट के जैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। अगर स्टीरॉयड कम हो गया बॉडी में का तो क्या होगा? स्टीरॉयड कम होने के कारण, क्योंकि उनको स्केलेटल मसल्स को बराबर से ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, इसलिए भी वीकनेस आता है। तो एक्सेस रहे या कम रहे, स्टीरॉयड अगर बॉडी में एक्सेस भी रहा, कम भी रहा, तो भी मस्कुलर वीकनेस आपको मिलेगा।
CNS में हमने देखा है कि थोड़ा सा यूफोरिया रहता है, जब भी पेशेंट को स्टेरॉइड मिलते हैं तो थोड़ा सा यूफोरिया रहता है। और वो लेकिन कभी कभी किसी किसी पेशेंट में ये साइकोसिस को प्रेसिपिटेट भी कर सकता है। और बहुत बार हमने देखा है कि थोड़ा सा इमोशनल लायबिलिटी जो हम बोलते हैं कि जल्दी से बच्चे इमोशनल हो जाते हैं। जो भी बच्चा स्टेरॉइड पे, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पे है, फॉर एग्जांपल कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे अगर बच्चा है तो टिपिकली आप देखोगे तो ज़रा ज़रा सा बात पे वो रोएगा या फिर इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। तो ये भी एक साइड इफेक्ट है स्टेरॉइड्स का। देन स्टमक में ये बहुत ज़्यादा एसिड को सिक्रीट करता है और जिसके कारण से ये जो स्टेरॉइड्स है उसका एक साइड इफेक्ट है पेप्टिक अल्सर्स होना। इसलिए जब भी स्टेरॉइड देते हैं हमने देखा है कि उसके साथ में रेंटेक देते हैं, है ना। रेंटेक और कैल्शियम का सप्लीमेंट चलता है, खास करके जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट है या फिर कोई जो लॉन्ग टर्म जिनको हम स्टेरॉइड दे रहे हैं उनको एंटासिड देना पड़ता है। लिम्फोइड टिश्यूज और ब्लड सेल्स, ये जब भी हम स्टेरॉइड देते हैं तो काउंट्स बढ़ जाते हैं। इसका हीमोग्लोबिन आरबीसी का काउंट, प्लेटलेट का काउंट, WBC का काउंट बढ़ जाएगा। और एक जो स्पेसिफिक एक्शन है, ये जो मैलिग्नेंट लिम्फोइड टिश्यूज है, लिम्फोइड सेल्स है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। इसके कारण से हमने देखा होगा कि बहुत से जो रेजिमेन है, ALL के रेजिम में हम देखते हैं कि डेक्सा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो लिम्फोइड के टिश्यूज को ये डिस्ट्रॉय करता है, जो खास करके जो मैलिग्नेंट सेल्स है। और इसलिए बोलते हैं कि जब तक के डायग्नोसिस ना हो स्टेरॉइड ना दो। अगर आप समझ रहे हो कि ये मैलिग्नेंसी के एक चांसेस है तो सबसे पहले आप बोन मैरो करके उसको डायग्नोस करो कि ये मैलिग्नेंसी है, उसके बाद ही उसको स्टेरॉइड दो। अदरवाइज आप स्टेरॉइड दोगे, वो पेरिफेरी से आपके ब्लास्ट सेल चले जाएंगे, डिसीज क्योर नहीं होगा, है ना। और आप उसको डायग्नोस नहीं कर पाओगे, आप उसको मिस कर दोगे। इसलिए स्टेरॉइड देने के पहले अगर ब्लड सेल काउंट कम है और 1% भी चांस है कि ये मैलिग्नेंसी रह सकता है तो पहले बोन मैरो करना चाहिए, बाद में ही स्टेरॉइड देने चाहिए। उसके बाद में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, हम सब जानते हैं कि जब भी हम स्टेरॉइड देते हैं तो इन्फ्लेमेशन को ये दबा देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये इसको क्योर करता है ना। ये इन्फ्लेमेशन को सिर्फ सप्रेस करता है। अगर किसी पेशेंट को समझो इन्फ्लेमेशन है या फिर इन्फेक्शन है तो इसमें अगर आपने स्टेरॉइड दे दिया तो उसको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम कर देगा, एकदम से उसका जो फीवर है वो चला जाएगा, है ना। जो अगर स्वेलिंग है, पेन है, वो कम हो जाएगा, लेकिन वो क्योर नहीं होगा, वो डिसीज अंदर में प्रोग्रेस करता रहेगा। खास करके अगर समझो कोई कहीं पे सेप्टिक आर्थराइटिस है और किसी ने वहाँ पे इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड दे दिया तो एकदम से उसको अच्छा लगेगा, पेशेंट को अच्छा लगेगा, उसका पैर ठीक हो जाएगा, उसका स्वेलिंग कम हो जाएगा, उसका दर्द कम हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर में इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेमेशन हो रहा था, वो आपने दबा दिया, तो अभी यहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा और सेप्टिक आर्थराइटिस उसका बढ़ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हर कोई चीज़, जैसे समझो अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है और उसको स्टेरॉइड मिला है तो एक तो पेप्टिक अल्सर को बढ़ाएगा, दूसरा अगर वो परफोरेट भी हो गया तो उसको उतने सिम्टम्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड चल रहा है। और जब स्टेरॉइड चलते रहता है तो जो भी उसका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो सप्रेस हो जाएगा और क्लिनिकली वो डायग्नोस नहीं हो पाएगा कि इसको परफोरेशन है। तो ये साइलेंट परफोरेशन हम बोलते हैं, वो ऐसा ये कंडीशन में हो सकता है। तीसरा, बहुत से लोग जो इन्फ्लेमेशन है, समझो कोई वुंड है, उसके ऊपर भी स्टेरॉइड लगा देते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा। वो जल्दी ठीक नहीं होगा। जो इन्फ्लेमेशन है उसका एक रोल है कि हीलिंग को प्रमोट करना। तो जब भी कोई वुंड रहता है वो हील होने के लिए भी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जरूरी होता है। अगर आपने स्टेरॉइड देके उसको दबा दिया तो हीलिंग प्रॉपर नहीं होती, है ना। तो इसलिए अगर गलती से कोई जो स्किन का अगर कोई रैश के लिए, किसी चीज़ के लिए या एक्जिमा के लिए कोई ट्यूब है जिसमें स्टेरॉइड है, अगर वो पेशेंट गलती से एंटीसेप्टिक समझ के अगर वुंड पे लगा दे तो वुंड हील नहीं होता जल्दी, उसमें से पानी आता रहेगा और वो हील नहीं होगा जल्दी, उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि वो इम्यून रिस्पॉन्स को भी दबा रहा है। तो इसके कारण से ये जो स्टेरॉइड्स है ये इन्फ्लेमेशन को दबाता है, इसके रिस्पॉन्स को दबाता है, इसमें बहुत सारे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ पे ये इंडिकेटेड है वहीं पे देना चाहिए। इसको एक मैजिक टैबलेट के जैसा या फिर मैजिक के जैसा नहीं यूज़ करना चाहिए कि चलो इसको दे दिया, पेशेंट पट से ये हो जाएगा, असिम्टोमेटिक हो जाएगा, लेकिन वो उसको नुकसान करेगा, उसका फ़ायदा नहीं करेगा। वैसे इम्यूनोलॉजिकल अगर हमने समझा था कि अगर जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको भी ये सप्रेस करता है।
खास करके जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज़ है उसके लिए। इसलिए इसका यूज़ हमने देखा कि जो पोस्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है या फिर लीवर ट्रांसप्लांट है, उसमें जो रेजिमेन है उसके बाद के रेजिमेंट में उनको बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड देना पड़ता है ताकि बॉडी जो नया ट्रांसप्लांट मिला है उसको रिजेक्ट ना करे। तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ये बहुत अच्छे से सप्रेस करता है। दूसरा, जो एंटीबॉडी जनरेशन है, फॉर एग्जांपल किसी को अगर आपने वैक्सीनेट किया है तो वो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा सप्रेस नहीं करता। तो उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीनेशन का रिस्पॉन्स है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि अगर स्टेरॉइड पे है तो आपने थोड़ा सा वेट करना चाहिए, है ना। खास करके अगर आप लाइव वैक्सीन दे रहे हैं तो बहुत बार वो जो लाइव बैक्टीरिया वायरस है वो खुद डिसीज कर सकता है अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम सप्रेस है तो। इसलिए जो पेशेंट बहुत ज़्यादा हाई डोज और लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पे है उसका वैक्सीनेशन पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही करना चाहिए। एलर्जिक रिस्पॉन्स को ये बहुत अच्छे से दबा देता है। जो भी एलर्जीज है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उसमें हम ये देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो समझनी है, जो एनाफाइलैक्सिस है, जो बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जीज है, उसमें एड्रेनालिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। वहाँ पे आपको तुरंत आपने हाइड्रोकॉर्ट दे दिया और पेशेंट इंप्रूव हो गया, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे एड्रेनालिन आपको देना है। सेकंड लाइन हाइड्रोकॉर्ट हो सकता है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस एड्रेनालिन है। इसलिए जब भी एनाफाइलैक्सिस होता है पहला ड्रग आपका एड्रेनालिन होना चाहिए, हाइड्रोकॉर्ट नहीं। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में उन्होंने उसको डिवाइड किया है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमिटेंट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग के हिसाब से, और साथ में उसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पोटेंशियल और मिनरलोकॉर्टिकॉइड पोटेंशियल को भी उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है और एक अडल्ट डोज उन्होंने रफली मेंशन किया है। अब यहाँ पे हमको क्या समझना है कि किसी किसी में हमको दिखेगा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्शन कम है या फिर बिल्कुल ही एब्सेंट है। ये वो ड्रग है जो हम तब यूज़ करेंगे जब हम चाहेंगे कि पेशेंट के बॉडी में वो वाटर रिटेन ना करें, है ना। ये कंडीशन हमने डिस्कस किया था पहले भी। तो सबसे पहले जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है ये स्टैंडर्ड ड्रग है, क्योंकि ये बॉडी भी हाइड्रोकॉर्टिसोन के रूप में ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड को सिक्रेट करती है। इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन इक्वल है। तो जब भी आप हाइड्रोकॉर्ट दे रहे हैं तो हमको ये समझना है कि ये फ्लूइड रिटेन कर सकता है ना। और इसका डोज अडल्ट में है 20 mg। अब जितने भी स्टेरॉइड्स हैं वो बॉडी क्या करती है कि मॉर्निंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा सीक्रेट करती है। तो अगर आप ओडी डोज दे सकते हैं तो उसको आपको प्रेफर करना है, मॉर्निंग में देना है सिंगल डोज केस में। और उसको अगर आप अल्टरनेट डे में अगर यूज़ करते हैं तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और जो पिट्यूटरी एक्सिस है उसको भी वो सप्रेस नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो क्लियर करना ज़रूरी है कि जो भी आप स्टेरॉइड देते हैं वो जो उसके जो सिक्रीटिंग हायर सिक्रीटिंग सेल्स है उसको सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने हाइड्रोकॉर्ट दे दिया तो हाइड्रोकॉर्ट का लेवल होने के पास एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो पिट्यूटरी में जाके कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन को सप्रेस कर देगा। अब वो कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन को सप्रेस करने के कारण अगर आपने हाइड्रोकॉर्ट को हटा दिया तो कुछ देर के लिए बॉडी हाइड्रोकॉर्टिसोन सिक्रीट नहीं कर पाएगी, स्टेरॉइड को सिक्रीट नहीं कर पाएगी, जिसके कारण से एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस में बॉडी जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है कि कुछ दिन तक के को डोज देना पड़ता है, उसके बाद में उसको टेपर करना शुरू होता है। अगर आपने 1 या 2 डोज दिए है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई पेशेंट को सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन पे चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ले रहा था ऑलरेडी और वो भी सेप्सिस में गया है, तो उसमें आपको स्टेरॉइड का डोज बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसका एक तो रिक्वायरमेंट बढ़ गया क्राइसिस के कारण, और जो आपका पिट्यूटरी वो सप्रेस्ड है वो और कॉर्टिसोइड रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट नहीं कर पाएगा। बहुत बार एड्रिनल भी सप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल सिक्रीट हो चुका है, तो एड्रिनल भी श्रिंक हो जाते हैं, उनकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है कॉर्टिसोल को सिक्रीट करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में आपको उसका डोज बढ़ाना पड़ता है। तो ये हमको समझना चाहिए कि कॉर्टिसोल में, हाइड्रोकॉर्टिसोन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्शन इक्वल है। उसके बाद में अगर इंटरमिटेंट में हम देखेंगे तो उसमें हमारा प्रेडनिसोलोन, मिथिल प्रेडनिसोलोन और ट्रायमसिनोलोन है। अब जो प्रेडनिसोलोन है ये मोस्टली ओरल अवेलेबल है, लेकिन ये इमरजेंसीज में बहुत बार यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही पेशेंट स्टेबिलाइज हो जाए अस्थमा का, उसको हम प्रेडनिसोलोन पे शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर कोई आईवी मिथिल प्रेडनिसोलोन देने के बाद में प्रेडनिसोलोन दिया जा सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की एक्शन ज़्यादा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्शन बहुत ही कम है, इफेक्टिव डोज उसका 5 mg का है। अगर मिथिल प्रेडनिसोलोन को कंसिडर करें तो मिथिल प्रेडनिसोलोन एक 5 mg अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है तो 0.5 ही
उसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड से, तो ये ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्पेसिफिक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन इसका और कम है। ट्रायमसिनोलोन को अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा इसका हम देखेंगे कि पूरा एक्शन जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का 0 है। अब ये 543 क्या गई है, इन्होंने कंपेयर किया है हाइड्रोकॉर्टिसोन को, है ना, कि ये कितना पोटेंट है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये प्रेडनिसोलोन हाइड्रोकॉर्टिसोन से 4 गुना पोटेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पोटेंट मिथिल प्रेडनिसोलोन से 5 गुना पोटेंट है। तो ये 4, 5, 5 जो दिखा रहा है, ये कितना टाइम्स हाइड्रोकॉर्टिसोन के पोटेंट है ये दिखाया गया है। और ये भी डोज भी वैसे ही कंपेयर किया है इसका कि इफेक्टिव बॉडी में इफेक्ट लाने के लिए क्या रहेगा, कैसा डोज रहेगा अडल्ट में, वो उन्होंने बताया। अब ये लॉन्ग एक्टिंग में अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 ड्रग है, डेक्सामेथासोन जो कि बहुत जगह पे यूज होता है, बहुत ज़्यादा मिसयूज भी होता है, और दूसरा है बीटामेथासोन। अब इसमें अगर देखें तो ये बहुत पोटेंट ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, इनके एक्शन बहुत इंटेंस है, ये बहुत जल्दी से ग्लूकोज के लेवल बढ़ा देंगे, इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देंगे, लेकिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन नहीं है। तो जब भी हम, जैसा हमने समझा था कि सेरिब्रल ट्यूमर है और सेरिब्रल इडिमा के लिए हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो डेक्सामेथासोन को प्रीफर, बीटामेथासोन को प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोकॉर्टिसोन, क्योंकि इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन भी है और ये कम डोज में ही काफ़ी पोटेंट होने के कारण कम डोज में भी अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं, और इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन बिल्कुल भी नहीं है। अब एक एक करके जो फॉर्म्स अवेलेबल है आईसीयू में उसको समझेंगे। पहला हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये हाइड्रोकॉर्ट के नाम से भी आता है और ये बहुत से आईसीयू में रेगुलरली यूज होता है। इसकी खासियत क्या है, ये रैपिडली एक्ट करता है, तुरंत एक्ट करता है। आपको अभी एक्सटुबेट करना है और आपने 2 घंटे पहले दे दिया तो उसका एक्शन आ जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट एक्टिंग है ना, जल्दी इसका इफेक्ट चला भी जाता है, इसलिए इसको फ्रीक्वेंट डोजेस लगते हैं, बहुत बार 6 आवर्ली भी देना पड़ता है। और इसका स्पेसिफिकली यूज़ है शॉक में, जो हमने समझा था कि फ्लूइड रिफ्रैक्टरी कैटाकोलामिन रेजिस्टेंट जो शॉक है उसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन का रोल है। इसके साथ साथ जो स्टेटस अस्थमैटिकस है उसमें भी हाइड्रोकॉर्ट का रोल है। एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी में इसको यूज़ किया जाता है। देन एनाफाइलैक्सिस या फिर एक्सटुबेशन के पहले हमने जैसा समझा था कि इडिमा को कम करने के लिए, मिक्स्ड इमेटस कोमा जो रहता है, थायरॉक्सिन कम होने के कारण जो पेशेंट कोमा में जाते हैं उसमें, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया में, खास करके नियोनेट्स में इसका यूज़ होता है। अब ये वैरिड यूज़ है, बहुत से लोग बहुत से अलग अलग कंडीशन में भी हाइड्रोकॉर्ट को यूज़ करते हैं। इसका जो वायल आता है वो 100 mg का वायल आता है, 250 का आता है, या फिर 500 का भी आता है, और उस हिसाब से इसको डाइल्यूट करके आपको यूज़ करना होता है। अब इसका जो डोज है, जो अडल्ट में हम जो एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी बाकी चीज़ों में देते हैं वो 100 mg 8 आवर्ली, पूरा 100 mg का वायल डाइल्यूट करके दे देते हैं। लेकिन अगर कोई पीडियाट्रिक पेशेंट है तो इसमें इसका डोज है 1 to 2 mg पर kg। अब ये डिसीज वाइज वैरी हो सकता है, और बहुत से इसमें जैसे एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी तो मीटर स्क्वायर के हिसाब से कैलकुलेट करके भी देते हैं। जो आपका यूनिट का पॉलिसी है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 to 2 mg पर kg के हिसाब से कैलकुलेट करके भी दिया तो इसका कोई डोज गलत होने वाला नहीं है ना, क्योंकि डोज रेजिमेंट अलग अलग रहते हैं। ये याद रखने के लिए आसान है, 1 to 2 mg पर kg। इसका डोज कंडीशन वाइज भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है और हमको ऐसा लगता है कि ये मेंटेन नहीं करेगा कम डोज में, तो आप 5 mg पर kg तक के भी जा सकते हैं, और बहुत बार इसका ड्रिप भी लगा सकते हैं ताकि कंटिन्यूसली हाइड्रोकॉर्ट चलता रहे। खास करके कुछ यूनिट में शॉक के पेशेंट में हाइड्रोकॉर्टिसोन का ड्रिप लगाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया जो न्यूबॉर्न में होता है, इसमें उन्होंने बोला गया है कि 5 mg पर kg के हिसाब से आप लोडिंग दे सकते हैं, और उसके बाद में सेम डोज को आप डिवाइड करके बीडी में दे सकते हैं। सुबह शाम को उसको 2.5 mg पर kg के हिसाब से पर डोज बीडी में दे सकते हैं। ऐसे ही हर यूनिट में आपको हर चीज़ के लिए डोज का वेरिएशन मिलेगा, इसका कोई फिक्स डोज नहीं है। बच्चे का रिस्पॉन्स, पेशेंट का रिस्पॉन्स देख के आप इसको टाइट्रेट कर सकते हैं। एक चीज़ जो याद रखने की, एनाफाइलैक्सिस में ये सेकंड लाइन है, मेन ट्रीटमेंट है एड्रेनालिन। आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट करके हाइड्रोकॉर्टिसोन को यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है, इसलिए आपको 6 आवर्ली डोजेस देने पड़ते हैं। तो बहुत सी इसमें हम देखते हैं कि पहले 6 आवर्ली से शुरू करते हैं, और जैसे जैसे पेशेंट इंप्रूव होने लगता है उसको कम करते हैं, और फिर उसको 8 आवर्ली या फिर 12 आवर्ली करके फिर स्टॉप करते हैं। लेकिन इनिशियली रिस्पॉन्स, जैसे आपको स्टेटस अस्थमैटिकस में भी पेशेंट है तो आपको उसको 6 आवर्ली डोजेस देना पड़ता है, तभी उसका एक्शन कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट है प्रेडनिसोलोन। अब प्रेडनिसोलोन का ओरली अवेलेबिलिटी है,
तो बहुत बार जो दूसरे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ किए हैं उसका कंटिन्यूएशन करके हम इसको ओपीडी बेसिस पे या फिर फॉलोअप में दे सकते हैं। ये 4 टाइम्स मोर पोटेंट है दैन हाइड्रोकॉर्टिसोन और इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक्शन। खास करके एलर्जीज में बहुत बार ओपीडी में यूज़ होता है, इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ होता है। अब इसका डोज भी वैरिड है, 0.1 to 2 mg per kg per day in 2 to 4 डोजेस, है ना। तो अगर ऑटो इम्यून डिसीज है तो 1 to 2 mg per kg पर डे है। अभी ये पर डे का डोज है 1 to 2 mg per kg। जो हाइड्रोकॉर्टिसोन में हमने समझा था कि 1 to 2 mg per kg पर डोज था, ये पर डे है। तो इसका डोज कम लग रहा है क्योंकि ये ज़्यादा पोटेंट है। खास करके मैलिग्नेंसी में इसको यूज़ करते हैं क्योंकि रेजिमेंट के साथ में एडजस्ट हो जाता है, ओरल दे सकते हैं। डेक्सा भी यूज़ होता है मैलिग्नेंसी में। देन एक्सासर्बेशन ऑफ अस्थमा और सीओपीडी ओपीडी बेसिस पे बहुत बार यूज़ किया जाता है कि देखो हो सकता है बच्चे का एडमिशन बच जाए, है ना। निमोसिस्टिस अगर दे रहे हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आप दे रहे हैं, और कोई भी चीज़ के लिए आपने अगर मिथिल प्रेडनिसोलोन दिया है, उसका इम्यूनो सप्रेशन कंटिन्यू करने के लिए उसको ओपीडी बेसिस पे अपन मिथिल प्रेडनिसोलोन के बाद प्रेडनिसोलोन को ओपीडी बेसिस पे ओरल पे घर में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो खास करके जैसे MIS-C के पेशेंट्स हमने देखे थे या फिर कावासाकी डिसीज़ के पेशेंट्स हैं जिसमें हमको कंटिन्यू करना है, या फिर और भी बाकी जो डिसीज़ है CNS रिलेटेड कोई चीज़ें है जिसमें हमने मिथिल प्रेडनिसोलोन यूज़ किया था और हम चाहते कि अभी ओरल डोज कंटिन्यू रहे, तो इसमें मिथिल प्रेडनिसोलोन के IV यूज़ के बाद में आप प्रेडनिसोलोन को ओरल डोज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिथिल प्रेडनिसोलोन। अब मिथिल प्रेडनिसोलोन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है ICUs में। इसके भी 2 डोजेस है। ये जो मिथिल प्रेडनिसोलोन के 2 डोजेस है, एक तो है 1 to 2 mg per kg पर डे डिवाइडेड इनटू 2 डोजेस, जो इन्फ्लेमेशन, एलर्जी या अस्थमैटिस के लिए यूज़ होता है। दूसरा है जो जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करना बहुत अर्जेंट होता है और विगरसली सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर एडम एक्यूट डीमाइलिनेटिंग एन्सेफेलोपैथी है बच्चों में जो प्रेजेंट होता है, या फिर GBS है, इसमें इसका डोज जो है वो 30 mg पर kg पर डोज के हिसाब से भी देते हैं और उसमें हम उसको मॉनिटर करते हुए देते हैं। इसको डाइल्यूट करके ओवर 1 आवर देना होता है और जब हम इसको देते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये जो डोज है ये बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी को सप्रेस करता है जिसकी हमको ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो डिसीज़ में हम ये डोज यूज़ कर रहे हैं उसमें जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है और इसके परमानेंट मॉर्बिडिटी हो सकती है या फिर डिसीज से ही बच्चे की मॉर्टेलिटी हो सकती है। इसलिए ऐसे कंडीशन में इतना बड़ा डोज दिया जाता है। अब ये जो है ये डोज रेजिमेंट अलग अलग है, अलग अलग यूनिट में इसके डोजेस अलग अलग है, लेकिन 2 डोजेस यूज होते हैं। एक तो 1 to 2 mg पर kg पर डे डिवाइडेड इनटू 2 डोजेस, या फिर 30 mg पर kg वाला मोस्टली OD डोज रहता है जो 2 से 3 दिन के लिए दिया जाता है और उसके बाद में उसको सप्रेस किया जाता है। अब GBS में मिथिल प्रेडनिसोलोन यूज होता है पर ड्रग ऑफ चॉइस IVIG है, मिथिल प्रेडनिसोलोन नहीं है। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो IVIG नहीं दे पा रहे, उसमें मिथिल प्रेडनिसोलोन को यूज होता है। इसके अलावा ये इसका यूज SLE में हो सकता है और GBS, ADM, एक्यूट डीमाइलिनेटिंग एन्सेफेलोपैथीज में, देन ITP में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसका रिटेंशन नीडिमा दिया जा सकता है। कावासाकी में इसका यूज है। MIS-C जो हमने समझा था कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो था बच्चों में को पोस्ट कोविड जो आया था उस केस में, इंट्रा आर्टिकुलर बहुत बार इसको यूज़ होता है। देन नॉन रिस्पॉन्सिव जो एक्यूट रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें यूज़ होता है। रिनल ट्रांसप्लांट में यूज़ होता है। एक पेम्फिगस में इसको यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग इसके यूजेस है, डिपेंड्स ऑन यूनिट की क्या पॉलिसी है, इसका डोज उस हिसाब से डिसाइड होगा। और कभी भी जब इसको यूज़ करना होता है तो हम इसके ड्रग डोजेस को रेफर करके ही इसको देना चाहिए। जो ट्राइमसिलोलोन है ये मोस्टली ट्रॉपिकल यूज़ होता है। हमने देखा कि इसके जो इंजेक्शंस है जो किलर्ड्स है उसमें दिए जाते हैं, इंटर आर्टिकुलर दिया जाता है, जो भी लीजन्स है उसके ऊपर लगाने के लिए यूज़ होता है। और ये सिलेक्टिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, इसका बहुत स्ट्रांगली एक्टिंग है, लेकिन इसका इमरजेंसी में यूज़ नहीं है। डेक्सामेथासोन अगेन ये बहुत रैम्पेंटली यूज़ होता है। इसमें हम देखेंगे कि इसका जो डोज है वो बहुत वैरी करता है। 0.5 mg to 2 mg पर kg पर डे इन 6 आवर्ली डिवाइडेड डोजेस है एयरवे एडिमा में। अब ये पोटेंट होने के कारण हाइड्रोकॉर्टिसोन से इसका डोज कम है, लेकिन कौन से कंडीशन में आप इसको यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका डोज चेंज होगा।
फॉर एग्जाम्पल मेनिंजाइटिस में ये हम डोज देते हैं 0.15 mg पर kg पर डोज 6 आवर्ली फॉर 2 to 4 days। ये मेनिंजाइटिस में इसलिए देते हैं ताकि एडेजेंस फॉर्म ना हो। बहुत बार क्या होता है, जो बेजल एक्सुडेट होते हैं जिसके कारण से एडेजेंस फॉर्म होते हैं, और दूसरा जो हियरिंग लॉस होता है एडेजेंस के कारण, इसके कारण से इसको अवॉइड करने के लिए मेनिंजाइटिस में हमने देखा है कि ये डोज मेनिंजाइटिस में देने के लिए बोला है। क्राउट में इसका डोज सिर्फ 0.6 mg ओनली वंस देने के लिए बोला गया है। इन्फ्लेमेशन में डोज इसका वेरी करता है 0.08 इतना कम टू 0.3 mg पर kg पर डे डिवाइडेड इनटू 6 आवर्ली डोजेस। तो ये डिपेंड करेगा कि कितना सीवियर इन्फ्लेमेशन है और वो यूनिट के हिसाब क्या पॉलिसी के हिसाब से आपने देना चाहिए। एक इसका स्पेशल यूज है, अगर मदर को प्रीटर्म लेबर होने वाला है या फिर बेबी प्रीमेच्योर डिलीवर होने वाला है तो मदर को देते हैं डेक्सामेथासोन 6 mg IV 12 आवर्ली 4 डोजेस, ताकि बच्चे के लंग्स मैच्योर हो जाए, है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ हमको समझनी है कि मदर को इसमें 2 ड्रग्स यूज होते हैं, एक तो डेक्सामेथासोन और दूसरा बीटामेथासोन, क्योंकि ये प्लेसेंटा से मेटाबोलाइज नहीं होते, और जो प्रेडनिसोलोन है वो प्लेसेंटा से मेटाबोलाइज होता है। इसलिए जब माँ को स्टीरॉइड्स मिलते हैं तो प्रेडनिसोलोन बेटर है फॉर बच्चे को स्टीरॉइड्स से बचाने के लिए। लेकिन जब आपको बच्चे के लंग्स मैच्योर करने हैं तो 2 ड्रग होते हैं जो है बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। वो भी अलग अलग स्टडीज है, कुछ स्टडीज में उन्होंने बताया कि बीटामेथासोन इज बेटर, बट बीटामेथासोन अवेलेबल नहीं है तो 6 mg IV 12 आवर्ली डेक्सामेथासोन IV IM, मोस्टली IM दिया जाता है। 4 डोजेस इज रिकमेंडेड फॉर फीटल लंग मैच्योरेशन, ये बच्चे के लिए दिया जाता है, मदर के लिए नहीं। एक और स्पेसिफिक यूज है डेक्सामेथासोन का कि जो कीमोथेरेपी के बाद में जो वॉमिटिंग इंड्यूस होती है उसको रोकने के लिए भी डेक्सामेथासोन को दिया है। इसलिए जब भी हम देखते हैं कि जो रेजिमेन है उसमें डेक्सामेथासोन रहता है, उसके 2 इंडिकेशन है। एक तो स्टीरॉयड होने के कारण ये जो लिम्फॉइड सेल्स है, जो स्टीरॉयड जो मैलिग्नेंट सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करता है। दूसरा जो कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग है उसको भी ये कंट्रोल करता है, इसलिए डेक्सामेथासोन का रेजिमेन में हमेशा इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन है उसमें बहुत से यूनिट में डेक्सामेथासोन यूज होता है। अभी रिसेंटली जो गाइडलाइंस है उसमें उन्होंने बोला कि स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन में जो इंजुरी है उसमें डेक्सामेथासोन का रोल नहीं है, लेकिन बहुत से यूनिट में अभी भी यूज होता है। देन सेरेब्रल एडिमा में हमने समझा था कि सेरेब्रल एडिमा में भी सेम डोज आप दे सकते हैं जो मेनिंजाइटिस डोज वाला है, लेकिन लोडिंग पहले देना है 1 to 2 mg पर kg के हिसाब से स्टार्ट डोज देना, उसके बाद में ये मेंटेनेंस डोज कंटिन्यू करना है। एयरवे एडिमा, क्राउट, ऐसे अलग अलग कंडीशन में भी इसमें इसके कुछ और इंडिकेशंस है, जैसे मल्टीपल माइलोमा है, शॉक में बहुत सी यूनिट में हो जाता है, या फिर कोविड-19 में हमने देखा कि डेक्सामेथासोन का काफ़ी यूज हुआ है। ये बहुत से लोग ओपीडी बेसिस में भी देते हैं कि अनकंट्रोल फीवर है कुछ दिनों का तो डेक्सा दे दिया, अच्छा नहीं लग रहा करके डेक्सा दे दिया, तो वो यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने समझा था कि इसके बाकी प्रॉब्लम भी है। ये हाइपरटेंशन को एग्रीवेट करता है, ये बोन को कम करता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के कारण इन्फेक्शन को फ्लेयर अप कर सकता है। तो इसके बहुत स्पेसिफिक है, इसको मैजिक ड्रग के जैसे हर किसी में यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बीटामेथासोन। अगेन जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रीमैच्योर लेबर एक्सपेक्टेड है, बच्चा प्रीमैच्योर होने वाला है, तो बच्चे के लंग मैच्योर करने के लिए मदर को 12 mg IV या IM हम दे सकते हैं 24 आवर्ली 2 डोजेस। और ये सेरेब्रल एडिमा में भी काम करता है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन नहीं है, जिसके कारण से ये फ्लूइड रिटर्न नहीं करेगा। तीसरा, इसके ट्रॉपिकल प्रिपरेशंस बहुत अवेलेबल है, इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। स्टीरॉयड यूज़ के कुछ प्रिंसिपल्स है जो हमको समझने हैं और उस हिसाब से उनको फॉलो भी करना है कि जब आप सिंगल डोज स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं तो वो हार्मफुल नहीं है। अगर वो थोड़ा ज़्यादा भी डोज दिया है इम्यूनोसप्रेशन के लिए तो भी वो हार्मफुल नहीं है। और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर उसमें कोई ग्रॉस कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो लॉन्ग टर्म जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसलिए हमको कोशिश करना है कि जब भी स्टीरॉइड का यूज़ हो मिनिमम डोज पे और मिनिमम ड्यूरेशन के लिए हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड बहुत ज़्यादा बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है और उसके बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशंस है और स्पेसिफिक डोज है, उसी में उसका यूज़ करना चाहिए। एक्सपर्ट्स ने ही उसको रेकमेंड करना चाहिए। तीसरा, अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी 2 से 3 हफ्ते से स्टीरॉइड पे है
और उसको इन्फेक्शन हुआ भी है तो उसका तुरंत से स्टीरॉयड बंद नहीं करना है, क्योंकि वो एड्रिनल क्राइसिस में चला जाएगा। ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट समझो शॉक में, इन्फेक्शन में है, तो बहुत बार उसका डोज बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जैसा हमने समझा था कि स्टीरॉयड्स बने ही इमरजेंसी के लिए है, और ऑलरेडी अगर उसका अगर पिट्यूटरी एक्सिस, एड्रिनल जो सिक्रीशन है वो ऑलरेडी सप्रेस्ड है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप स्टीरॉयड स्टॉप कर दोगे तो वो और ज़्यादा डिटोरिएट हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसे कंडीशन में हमको डोज बढ़ाना पड़ता है। तीसरा, जब भी सीवियर ट्रॉमा हो या कुछ हो तो उसमें स्टीरॉयड का डोज लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि वो हीलिंग में प्रॉब्लम करेगा। और चौथा, हमको ये समझना है कि जब भी पॉसिबल हो तो हमको लो पोटेंसी, लो डोज में यूज़ करना है। अगर ट्रॉपिकल यूज़ कर सकते तो ट्रॉपिकल यूज़ करना है, ओरल डोज को अवॉइड करना है। शॉर्ट्स में फटाफट इनके साइड इफेक्ट भी समझ लेते हैं। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था जब मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक डिटेल में इनको समझ लेते कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स स्टीरॉयड के यूज़ के बाद में हो सकते हैं। जैसा हमने समझा था कि मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के कारण सोडियम और वाटर रिटेंशन होता है, जिसके कारण से एडिमा आ सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर ऑलरेडी हाइपरटेंशन है पेशेंट को तो वो एग्रावेट हो सकता है ना। साथ ही साथ ये पोटेशियम को लॉस करता है, जिसके कारण से हाइपोकैलेमिया होता है, और क्योंकि ये H+ आयन को एक्सक्रीट करता है तो अल्कालोसिस भी हो सकता है। इसके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्शन में हमने समझा था कि कुशिंग हैबिट्स बोलते हैं, जिसमें राउंड फेस होता है, सुप्राक्लेविकुलर या फिर नेक के ऊपर फैट डिपॉजिट होने के कारण मून फेसिस डेवलप होता है, ओबिसिटी दिखते हैं, लेकिन लिम्स बहुत ही पतले होते हैं, स्किन जो है वो फ्रजाइल पल्स ट्राया आ जाती है उसके ऊपर में, शुगर लेवल बढ़ सकता है, मस्कुलर वीकनेस आता है, और मोस्टली ये प्रॉक्सिमल रहता है। अगर बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड यूज़ हुआ तो उसमें मस्कुलर वीकनेस हमको मिलता है। देन ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन बढ़ जाता है, वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं, जिसके कारण से वर्टिब्रा में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, या फिर अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर हो सकता है। देन पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट हो सकता है, ग्लाउकोमा डेवलप हो सकता है। बच्चों में अगर इसका यूज़ हो तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। प्रेग्नेंट मदर में अगर यूज़ हो तो बच्चों में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो सकते हैं। जैसा हमने समझा था कि इसमें प्रेडनिसोलोन बेटर है, क्योंकि वो प्लेसेंटा से मेटाबोलाइज हो जाता है। लॉन्ग टर्म डेक्सा और बीटामेथासोन का बेबी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट रह सकता है। साथ ही साथ जब प्रेगनेंसी में स्टीरॉयड यूज़ होता है तो मदर में शुगर्स बढ़ जाते हैं, उनका बीपी बढ़ जाता है, प्री एक्लेम्शिया प्रेसिपिटेट होता है, और बेबी में बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम स्टीरॉयड यूज़ कर सकते हैं तो पेशेंट में साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, जिसमें माइल्ड यूफोरिया है, नर्वसनेस हो सकता है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, और रेयरली डिप्रेशन या मैनिक साइकोसिस भी हो सकता है। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस को डिप्रेस करता है, जिससे एड्रिनल कॉर्टेक्स एट्रोफी हो सकता है। और जैसा हमने समझा था कि जब भी कोई स्ट्रेस की सिचुएशंस आती है तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट एड्रिनल इनसफिशिएंसी में जा सकता है, जिसमें बहुत बार हमको पेशेंट को एक्स्ट्रा डोज ऑफ स्टीरॉयड देने पड़ते हैं। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस बोले गए, लेकिन जैसा हमने समझा कि ये इमरजेंसी ड्रग है, इमरजेंसी सिचुएशन में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। फॉर एग्जांपल पेप्टिक अल्सर है, डायबिटीज़ मिलाइटस, हाइपरटेंशन है, वायरल और फंगल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस, साइकोसिस, एपिलेप्सी, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और रीनल फेलियर, इन सब में हम स्टीरॉयड यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्वियस कारण के कारण कि जैसा हमने समझा था कि पेप्टिक अल्सर में ये अल्सर को परफोरेट कर सकता है, डायबिटीज़ मिलाइटस में ये शुगर्स लेवल बढ़ा देगा, हाइपरटेंशन में ये बीपी बढ़ा देगा, वायरल और फंगल इन्फेक्शन में ये इम्यूनिटी को सप्रेस करने का कारण ये फैल जाएगा। अगर पेशेंट को इम्यूनिटी को हमने स्टीरॉयड से सप्रेस किया तो टीबी फ्लेयर अप हो जाएगा। लेकिन जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है उसमें स्टीरॉयड का रोल है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, जैसा हमने समझा था कि ये कैल्शियम को बॉडी से रिमूव करता है, जिसके कारण से ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर हो सकते हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स केराटाइटिस में ये कॉर्नियल परफोरेशन हो सकता है। साइकोसिस, एपिलेप्सी एग्रेवेट हो सकती है। फ्लूइड रिटेंशन के कारण कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और रीनल फेलियर में पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में जा सकता है।